स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक्सरसाइजेस कर रहे थे और इन एक्सरसाइजेस में आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 3। इससे पिछले 2 लेक्चर्स में हमने एमसीक्यूज़ को कवर किया है और उसके अलावा जो है हमने ब्लैंक्स को यानी फिल इन द ब्लैंक्स और उसके अलावा हमने ट्रू और फॉल्स को कवर किया। तो आज हम काम को आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स। चलिए जी, अब क्वेश्चन 4 आता है जी, व्हाट इज़ डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्क्राइब एंड डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट विच लेड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स, ये आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर का प्लेलिस्ट है वहाँ पर, ठीक है, दिया हुआ है। तो जो चीज़ें हम कर चुके हैं वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, जो बुक में डिस्कस नहीं हुए हैं या हमारे लेक्चर्स में नहीं है उन्हें ही हम कवर करेंगे। गिव द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज, ये भी हम कर चुके हैं, ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन 6 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, द कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन प्रेशर इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब इज़ रिड्यूस्ड एंड हाई वोल्टेज इज़ अप्लाइड। ठीक हो गया जनाब। कैथोड रेज जो प्रोड्यूस तब होते हैं जब हम प्रेशर को ट्यूब के अंदर कम करते हैं। अच्छा, प्रेशर को इसलिए कम करते हैं कि आम प्रेशर पर, यानी अगर प्रेशर 760 टॉर हो तो उसमें से लाइट इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता, तो हमें प्रेशर को कम करना होता है। 760 टॉर से 0.01 टॉर तक ले जाना होता है, ठीक है, ताकि बहुत कम मॉलिक्यूल्स ट्यूब में रह जाएं और करंट पास हो सके। एंड हाई वोल्टेज इज़ अप्लाइड, जी हाँ, करंट भी हमें ज़्यादा देना पड़ता है, तकरीबन 5000 वोल्ट से लेकर 10,000 वोल्ट तक करंट देना पड़ता है, ताकि इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़ोर से धक्का देकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। द चार्ज टू मास रेशो ऑफ कैथोड रेज रिमेन सेम नो मैटर विच गैस इज़ यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। अब स्टूडेंट्स, इस लफ्ज़ पे आप गौर करें, चार्ज टू मास रेशो, कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन का सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? देखिए जी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम सबको पता है 1.602 10⁻⁻19 कूलम होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास भी हमें पता है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 किलोग्राम है। अब स्टूडेंट्स, चाहे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का हो, इलेक्ट्रॉन हीलियम का हो, कार्बन का हो, जिसका भी हो, अगर हम उस इलेक्ट्रॉन को मास पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने कहा कि द चार्ज टू मास रेशो ऑफ कैथोड रेज रिमेन सेम नो मैटर जो भी गैस हम यूज़ करें। नंबर 3 है जी, द चार्ज टू मास रेशो ऑफ कैथोड रेज इज इक्वल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज टू मास रेशो कैथोड रेज का इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, बिल्कुल, क्योंकि खुद इलेक्ट्रॉन्स हैं। The evidence that cathode rays consist of negatively charged particles, इस बात का पता कहाँ से चला कि कैथोड रेज पर नेगेटिव चार्ज है? जनाब, इसके लिए डिस्चार्ज ट्यूब में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसमें एक तरफ कैथोड रखा गया, एक तरफ एनोड को रखा गया, बिजली से जोड़ा गया, प्रेशर कम किया गया और कैथोड की तरफ से कैथोड रेज निकले थे। फिर इन कैथोड रेज पर चार्ज को मालूम करने के लिए एक तरफ पॉजिटिव चार्ज का फील्ड रखा गया था, दूसरी तरफ नेगेटिव का। तो ये रेज पॉजिटिव की तरफ मुड़ गए थे, तो जो पॉजिटिव की तरफ मुड़ेगा उस पर नेगेटिव होगा, तो इससे ये पता चला था। नेक्स्ट है जी, इलेक्ट्रॉन्स आर द एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ ऑल द मैटर। इलेक्ट्रॉन्स बुनियादी ज़र्रात हैं, एलिमेंट्री बुनियादी ज़र्रात, इब्तदाई ज़र्रात है। तो ये बात ठीक है जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट, इसके बगैर एटम नहीं बन सकता या मैटर नहीं बन सकता। क्वेश्चन 7 है जी, व्हाट आर कैनाल रेज, गिव द रीज़न फॉर द प्रोडक्शन। कैनाल रेज से मुराद है प्रोटॉन की डिस्कवरी, ठीक है। तो ये मेरे चैनल पर लेक्चर्स में मौजूद है, आप वहाँ से पढ़िएगा। व्हाट आर प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैनाल रेज, ये भी मौजूद है, आप इसको पढ़िएगा। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, द पॉजिटिव रेज आर आल्सो कॉल्ड कैनाल रेज। पॉजिटिव रेज को हम कैनाल रेज भी कहते हैं। बेटा जी, इसको हम इसलिए कैनाल रेज कहते हैं कि यहाँ हमने कैथोड रखा था और एनोड हमने सुराखदार रखा था, ठीक है जी।
परफोरेटेड एंड सॉरी कैथोड हमने परफोरेटेड रखा था, ठीक है जी। आप जब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैथोड को हमने परफोरेटेड रखा है। और इसके जो सुराख होते हैं, इन सुराखों को हम कहते हैं कैनाल्स। अब चूंकि कैथोड रेज यहाँ से निकलते हैं, कैथोड रेज यहाँ से कैथोड से निकलते हैं और यहाँ पर रास्ते में आने वाले एटम्स को हिट करके उनके इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं कैथोड रेज। तो पीछे उनके जो प्रोटॉन्स बचते हैं कैथोड यानी इन गैस के एटमों के जो प्रोटॉन्स बचते हैं वो इस तरफ रवाना होते हैं, इन सुराखों से गुजर कर आगे जाते हैं। तो चूंकि प्रोटॉन्स जो है या पॉजिटिव रेज इसके कैनालों से सुराखों से गुजर रहे हैं, इसलिए इसको हम कैनाल रेज कहते हैं, ठीक है। तो ये वजह है। द कैनाल रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। कैनाल रेज यानी प्रोटॉन्स जो डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ गैस पे। जी हाँ, अगर आप हाइड्रोजन यूज़ करेंगे तो उसमें एक प्रोटॉन है, आप हीलियम यूज़ करेंगे उसमें 2 प्रोटॉन है। तो कैनाल रेज के साइज़ में फ़र्क आ जाएगा, वज़न में फ़र्क आ जाएगा, बहने में फ़र्क आ जाएगा। द चार्ज टू मास रेशो वैल्यू ऑफ कैनाल रेज फॉर डिफरेंट गैसेज आर डिफरेंट। जी हाँ, वही बात है जी। हाइड्रोजन का प्रोटॉन 1 है और मास इसका कुछ और है, सही है जी। इसी तरह से हीलियम का जो चार्ज टू मास रेशो, चार्ज इस पे +2 है और मास इसका और है, तो इसका आंसर सेम तो नहीं आएगा। तो हम कहेंगे चार्ज टू मास रेशो वैल्यूज़ ऑफ कैनाल रेज फॉर डिफरेंट गैसेज आर डिफरेंट। The charge to mass ratio values of cathode rays is 1836 times greater. चार्ज टू मास रेशो कैथोड रेज का 1836 दफ़ा ज़्यादा होता है देन पॉजिटिव रेज, पॉजिटिव के मुकाबले में, दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन गैस, जो हासिल होते हैं किससे जी, हाइड्रोजन गैस से। अच्छा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए ठीक है, चार्ज टू मास रेशो वैल्यू ऑफ कैथोड रेज देन पॉजिटिव रेज, इसको जो है हम ज़रा डिस्कस करते हैं ज़रा डिटेल में, ठीक है। तो पहले मैं लिखूँगा जी इस तरफ, ठीक है, चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसके सामने मैं लिखूँगा चार्ज टू मास रेशो ऑफ प्रोटॉन, ठीक है जी। तो मुझे इसका चार्ज ओवर मास लिखना है, इसका भी चार्ज ओवर मास लिखना है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है जी माइनस में जी 1.602 10⁻⁻⁻19 कूलम्स, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का मास मैंने इसके नीचे लगाना है, सही है जनाब। तो इलेक्ट्रॉन का मास है जी 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 किलोग्राम। अच्छा जी, इसका भी चार्ज यही होगा, ठीक है, प्रोटॉन का। और उसने कहा कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में ही प्रोटॉन है तो उसका चार्ज होगा 1.602 10 की ताकत -19 कूलम। सिर्फ ये फ़र्क होता है कि ये प्लस में होता है, ये माइनस में चार्ज, ठीक है, बाकी वैल्यू सेम होती है। इसका मास लगा लेते हैं 1.6726 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। अच्छा, अब बेटे जी हमने इस दोनों को पहले डिवाइड करके इनके चार्ज टू मास रेशो निकालने हैं, सही। तो मुझे कैलकुलेटर निकालना होगा। चलिए जी, पहले इसको हम हल करेंगे। देखिए जी, हमने इस वैल्यू को इस पे डिवाइड करना है, तो 1.602 को डिवाइड करेंगे 9.1 पर, आंसर आएगा 0.1760। अच्छा जी, फिर जो है ऊपर है 10⁻⁻19 कूलम्स, और ये बेटे जी ऊपर जाएगा, ठीक है जी। जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻+31, ठीक है, प्लस में आ जाएगा। तो 0.1760 को हम नहीं छेड़ेंगे, ये दोनों 10 कॉमन हो जाएंगे, तो -19 + 31 हो जाएगा। 0.1760 को नहीं छेड़ेंगे, -19 + 31 यानी 31 में से 19 को निकालेंगे, ठीक है जी।
31 में से निकालेंगे किसको जनाब, 19 को, तो हमारे पास हो जाएगा 10⁻12। अच्छा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए डेसिमल पॉइंट को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये जाएगा 1.760। अब जनाब इधर से जब आप रकम को बड़ा करते हो तो इधर से छोटा करोगे तो ये होगा 11 कूलम्स पर किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉनों पे इतने कूलम का चार्ज होगा। यह है चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, यानी 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉनों पर इतना चार्ज होगा जो हमने निकाला है, ठीक है, ये चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब जनाब इसका निकालते हैं चार्ज टू मास रेशो, तो जनाब 1.602 को डिवाइड करेंगे 1.6726 पर, हमारे पास आंसर आ रहा है 0.9577। ऊपर 10⁻⁻19 है और ये रकम जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10⁻+27 0.9577 हो जाएगा। 10 और 10 इसको बेस को कॉमन लेंगे, -19 + 27 हो जाएगा 0.9577। अब जनाब 27 में से 19 को निकालेंगे, ठीक है, 27 में से 19 को निकालेंगे तो हमारे पास 8 बचेगा और इस डेसिमल पॉइंट को इधर लाएंगे ताकि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकें, तो ये हमारे पास हो जाएगा, इधर से चूँकि रकम को बढ़ा दिया तो इधर से छोटा करेंगे, 10⁻7 आ जाएगा। ये जनाब कूलम्स पर किलोग्राम, ठीक है, इतना कूलम चार्ज होगा 1 किलोग्राम प्रोटॉनों पर और इतना होगा इलेक्ट्रॉनों पर। अब दोनों का मुझे चार्ज टू मास रेशो पता चल गया। अब मैंने इस दोनों को कंपेयर करके देखना है कि कंपैरिजन के बाद हमारे पास आंसर क्या आता है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने जो है कंपैरिजन करना है, ठीक है जी, इसके और इसके चार्ज टू मास रेशो को। तो हम पहले जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशो लिख लेते हैं, 1.760 मल्टीप्लाई 10⁻11, ठीक है जी, कूलम्स पर किलोग्राम। और दूसरी तरफ हम लेते हैं जी प्रोटॉन का, ये इलेक्ट्रॉन का है और नीचे है प्रोटॉन का, ठीक है जी, 9.577 10⁻7। अच्छा जनाब इसको करेंगे डिवाइड, तो 1.760 डिवाइड करेंगे 9.577, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.1837, ठीक है जी। आगे भी लिख सकते हो, मैं इतना ही लिखता हूँ। अच्छा आगे मेरे पास आ रहा है जी ये 10⁻11 और ये जब ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा -7। अच्छा 0.1837, 10 और 10 को बेस को कॉमन लेंगे तो 11 -7 हो जाएगा जी। अच्छा 0.1837, 11 में से 7 निकल गया तो -4 बच गया। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो है हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि इस अशारिया को इधर ले जाएंगे, ठीक है जी। तो जब मैं इसको एक जंप दूंगा तो ये हो जाएगा 01.837। इधर से मैंने रकम को बड़ा किया तो इधर से मुझे इसे छोटा करना होगा -3। अच्छा 0 को नहीं लिखते, ठीक है। अब मैं इसको एक और जंप दूंगा तो ये हो जाएगा 18.37 10⁻²। मैं इसे एक और जंप दूं तो ये 183.7 10⁻1। इसे मैं एक और जंप दूं तो 1837 10 की ताकत 0, या इसे ना लिखूं तो इसका ये जनाब मेरे पास आंसर है 1837, ठीक है। इसका पता क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशो है वो प्रोटॉन के मुकाबले में 1837 दफ़ा ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है जी। हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर, कहाँ पर था जी, ये है द चार्ज टू मास रेशो ऑफ कैथोड रेज इज़ 1836। अच्छा ये 1836 आया, हमारे पास 37 तो कोई इतना मसला नहीं है,
कैलकुलेटर की में कैलकुलेशन का इशू होगा, तो 1836 टाइम्स ग्रेटर देन पॉजिटिव रेज, ठीक है जी, जो हाइड्रोजन से हुए, तो हमने इसको नीचे हल कर दिया। तो स्टूडेंट्स आज मैं इसको इधर ही रोक दूंगा इस लेक्चर को। या चले जी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाउ वर न्यूट्रॉन्स डिस्कवर्ड, ये हम कर चुके हैं अक्सर बुक में, प्लेलिस्ट में मौजूद है चैनल के। स्लो न्यूट्रॉन्स आर मोर इफेक्टिव देन फास्ट न्यूट्रॉन्स, हाउ, स्लो न्यूट्रॉन्स ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं फास्ट से, वो कैसे? तो जनाब इसका आंसर है कि स्लो न्यूट्रॉन्स जो है वो स्लो न्यूट्रॉन्स दो चीज़ें रिलीज़ कर, स्लो न्यूट्रॉन्स जब डीके करते हैं किसी न्यूक्लियस का, तो ये दो चीज़ें रिलीज़ करते हैं, ठीक है। एक तो इनके ये लोग गेमा रेज रिलीज़ करवाते हैं, और प्लस पॉजिट्रॉन, ये दो चीज़ें रिलीज़ होती हैं। लेकिन फास्ट न्यूट्रॉन्स जो है सिर्फ़ और सिर्फ अल्फ़ा रेज की प्रोडक्शन करते हैं। तो इसमें चूँकि ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन रहे, तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और ये जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन के अंदर ये बात मौजूद है, आप उधर पढ़ लीजिएगा। एक्सप्लेन जे थॉम्सन्स एक्सपेरिमेंट फॉर डिटरमिनिंग चार्ज टू मास रेशियो वैल्यू, ये भी हमारे चैनल पे मौजूद है। कंपेयर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, ये भी हमारे चैनल पे है। विच टू टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स मस्ट बी प्रेजेंट इन इक्वल। अच्छा स्टूडेंट्स, ये कंपेयर वाला, ये जो मैं आपको ज़रा एक टेबल दिखा देता हूँ, आप उस टेबल को ज़रा स्टडी कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो है एक टेबल मैंने आपके सामने रखा है, जिसमें प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर इलेक्ट्रॉन है, और उसके बाद प्रोटॉन है, और फिर न्यूट्रॉन है। तो ईयर ऑफ डिस्कवरी 1885 है इलेक्ट्रॉन के लिए। हमारे बुक्स में वैसे 1897 लिखा है, ठीक है जी, 1897। तो मैं उसी को हमारे बुक वाले को लिख लेता हूँ। ये एक फेडरल का बुक है, इसमें ये लिखा हुआ था। और 1886 जो है प्रोटॉन का है, और 1932 जो है वो न्यूट्रॉन का है। डिस्कवर इसे जे थॉम्सन ने, इसे गोल्डस्टाइन, इसे जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया। वे ऑफ डिस्कवरी, डिस्चार्ज ट्यूब में डिस्कवर हुए, ये रेडियो एक्टिविटी के ज़रिए। रिलेटिव चार्ज, इस पे -1, इस पे +1, इस पे 0 है। मास AMU में इसका मास इतना होता है जी, इसका इतना और इसका इतना। मास किलोग्राम में ये 9.1 है, ये 1 इतना है और ये इतना है, इसे आप रट्टा लगाएंगे। चार्ज 1.6, 1.6 और इसका नहीं होता है। हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है तो इस पर हम डिस्कस नहीं करते। इसका वज़न इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना ज़्यादा है, और इसका वज़न इलेक्ट्रॉन से 1842 गुना ज़्यादा है। तो ये एक टेबल है जो कंपेयर करते हैं प्रॉपर्टीज़ को। नेक्स्ट है which two types of subatomic particles must be present in equal number for an atom to be neutral। कौन सी दो पार्टिकल्स को इक्वल नंबर में होना चाहिए ताकि एटम न्यूट्रल हो? तो भाई साहब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को इक्वल नंबर में होना चाहिए, यानी पॉजिटिव नेगेटिव को। 15 है, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम दैट हैज़ 17 प्रोटॉन्स, 17 इलेक्ट्रॉन्स एंड 18 न्यूट्रॉन्स, आल्सो कैलकुलेट मास। एटॉमिक नंबर, अच्छा ये कह रहा है जी हमारे पास एक एटम है जिसमें प्रोटॉन्स की तादाद है 17, और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी है इसकी जो 17, और न्यूट्रॉन्स इसमें हैं जी 18। तो वो कह रहे हैं इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? तो जनाब इसका एटॉमिक नंबर जो है, ठीक है जी, इसका एटॉमिक नंबर इतना ही होगा जितने प्रोटॉन्स है, यानी 17। और दूसरा उसने पूछा है मास नंबर कितना होगा, तो 18 और 17 को जमा कर दीजिए। 8 और 7 कितने हो गए जी? 15 हो गए, एक बच गया, एक और एक 2 और एक 3, तो इसका मास है जी 35, ठीक है जी 35। अगला सवाल है, एन एटम विद मास नंबर ऑफ 36 कंटेन्स 4 मोर न्यूट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स, व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर एंड नेम ऑफ दिस एटम, ठीक है जी। अच्छा बड़ा दिलचस्प सा क्वेश्चन है जनाब, देखिएगा। कहता है कि जी हमारे पास एक एटम है, एन एटम विद मास नंबर ऑफ 36, जिसका मास नंबर है 36, कंटेन्स 4 मोर न्यूट्रॉन्स दैन प्रोटॉन्स, यानी उसमें जो प्रोटॉन्स है उसके मुकाबले में न्यूट्रॉन्स 4 ज़्यादा हैं, ठीक है।
तो व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर एंड नेम ऑफ दिस एटम, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा और नेम क्या होगा। तो जनाब अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं 36 है ना जी, 36 को हम ऑफ कर लें तो 36 का ऑफ कितना आ जाएगा। अच्छा जी, फ़र्ज़ करें हम प्रोटॉन को 20 रख लेते हैं और न्यूट्रॉन इससे 4 ज़्यादा करते हैं 24, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा जी, 20 4 और 0 4 आ जाएगा और 2 और 2 4 आ जाएगा 44। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, इसका मास नंबर टोटल 36 आना चाहिए, ठीक है। तो हम इसे कम कर लेते हैं जी, इसको मैं 20 कर लेता हूँ, इसको मैं 16 कर लेता हूँ। तो अब देखते हैं जी क्या बनता है, शेप ये बन जाएगा 1 और 2 3 36, ये बिल्कुल 36 बना। प्रोटॉन 16 है, न्यूट्रॉन्स इसके अंदर 4 ज़्यादा हैं, ठीक है जी। तो इस हिसाब से जनाब वाला ये 16 प्रोटॉन, ठीक है जी। तो 16 प्रोटॉन आते हैं जनाब सल्फ़र के अंदर, ठीक है, सल्फ़र में। और न्यूट्रॉन इसके मैं 20 लगा देता हूँ तो ये सल्फ़र बन सकता है, ठीक है जी, क्योंकि 16 प्रोटॉन ग़ालिबन सल्फ़र में ही होते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर इसका जो है बनता है जी 16 और नेम इसका मेरे ख़्याल से सल्फ़र ही बनेगा। नेक्स्ट है जी डिस्कस रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, ये कर चुके हैं, हमारे लेक्चर पे मौजूद हैं, आप पढ़ लीजिएगा वहाँ से। राइट मैन पॉइंट्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल, ये भी कर चुके हैं। व्हाट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ प्लैंक्स क्वांटम, ये भी कर चुके हैं। तो मेरा ख़्याल है यहीं पर आज के हम अपने लेक्चर को स्टूडेंट्स से रोक लेते हैं, काफ़ी लंबा हो रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा, कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा।